ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के हरदा की, जहां पर विस्फोट हुआ है। हरदा की एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, 100 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट के बाद कई घरों में आग लगी। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। हरदा में 11 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। पटाखा फैक्ट्री है ये, जिसमें अचानक ब्लास्ट हुआ है। कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ब्लास्ट के बाद कई घरों में आग लग गई। 100 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 11 लोगों की जान चली गई है। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां पर इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कारणों का खुलासा हालांकि अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जो घायल हुए हैं उनका आंकड़ा 100 को पार कर गया है। बताया जा रहा है कि 11 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि सरकार ने इनके लिए मुआवजा भी दे दिया है, लेकिन कहां लापरवाही हुई है ये अभी जांच का विषय है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जहां पर ये फैक्ट्री बनी हुई थी उसके आसपास रिहायशी इलाका है, गाँव है, जिसमें काफी लोगों के घरों में दहल महसूस की गई जब यहां पर ब्लास्ट हुआ और अवैध रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही थी। हालांकि अभी तक इसके मालिक का भी पता नहीं चल पाया है कि इस फैक्ट्री का संचालन कौन कर रहा था और क्या यहां पर जो सेफ्टी मेजर्स थे वो थे कि नहीं थे। हालांकि अभी जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि अवैध फैक्ट्री थी ये, यानी कि घरों के आसपास इस फैक्ट्री का निर्माण कराया गया था। पटाखा की फैक्ट्री थी ये, और ऐसे में ब्लास्ट होना जिसके चलते आसपास के जो घर है वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो लोग हैं घायल हो गए हैं। यानी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे वो तो घायल हुए ही हैं, लेकिन जो आसपास लोगों का जहाँ घर था उनके घरों तक दहल पहुंची, उनके घरों तक ब्लास्ट हुआ है और ऐसे में वो भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 100 से ज्यादा ये आंकड़ा है घायलों का। घायलों को फिलहाल एयरलिफ्ट के जरिए जल्द से जल्द मेडिकल सहायता देने की कोशिश की जा रही है। हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा में ये ब्लास्ट, और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विनीत श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विनीत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? क्योंकि खबरें ये भी थी कि बीच बीच में विस्फोट हो रहा था। जी, मैं बता दूं कि अभी तक फैक्ट्री के अंदर जितना विस्फोटक या बोले बारूद जो फटाके बनने के लिए रखा गया था, उसमें धीरे धीरे आग भी सुलगती जा रही है। वहीं आसपास के जो घर हैं वो इतने ज्यादा हताहत हो गए हैं और इतने वृहद रूप से जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं बता दूं कि तकरीबन 50 से 75% तक आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। बाकी इसके अलावा जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इतने बड़े स्तर पर आग अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन अचानक आग लगने के कारण जो फटाके थे उसमें विस्फोट जो हुआ उसके कारण आसपास तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक जो है इसके आवाज और कई किलोमीटर तक इसका धुआं और आग दिखने की जो है वो बात कही जा रही है। साथ ही जो आसपास के घर थे तकरीबन 50 घरों में इसका असर देखने को भी मिला और इसके कारण तकरीबन 11 लोग जो हैं वो जो 11 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। और ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कितने मजदूर काम कर रहे थे ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। वहीं घायलों की अगर हम बात करें तो अभी भोपाल ताजा खबरों के अनुसार 10 बेड जो है वो एम्स भोपाल के अंदर भी रिजर्व कर दिए गए हैं हरदा के लिए। साथ ही हमीदिया हॉस्पिटल जो है वहाँ पे ऑलरेडी फैसिलिटीज जो है वो क्रिएट कर दी गई थी हरदा के पेशेंट्स के लिए। होशंगाबाद में डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं इंदौर की हम लोग बात करें तो एमवाय हॉस्पिटल में भी जो है वो हरदा के जो घायल हैं उनके लिए जो बेड हैं वो आरक्षित कर दिए गए हैं। साथ ही सेना जैसे ही मोर्चा इस पे संभालती है और जैसे ही हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से इसको मरीजों को जो ले जाने की बात कही जा रही है, घायलों को ले जाने की बात कही जा रही है, तो सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। और वहीं आला अधिकारी बात करें, गृह विभाग के मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। जो परिवहन मंत्री हैं आपके उदय प्रताप सिंह जी, वो वहां पर हरदा के लिए रवाना हो गए थे, हरदा पहुंच चुके हैं। मौके पे वो उपस्थित है ग्राउंड जीरो पर। तो सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुख्यमंत्री खुद इस पूरी घटना पर लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कह दी गई है। साथ ही जो घायल हैं उनका पूरा इलाज जो है वो मध्य प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर करवा रही है। बिल्कुल विनीत, और लेकिन फैक्ट्री का संचालक कौन था यहाँ पर? क्या उसके बारे में जानकारी मिल पाई है?
देखिए, मैं बता दूं कि फैक्ट्री के संचालक के तौर पर अभी कोई स्पष्ट नाम निकल कर नहीं आ रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि फैक्ट्री का जो लाइसेंस है वो एक बार निरस्त किया जा चुका था और फैक्ट्री बंद करवा दी गई थी। लेकिन उसके बाद दबाव और अधिकारियों की मिलीभगत के से ये फैक्ट्री फिर से दोबारा से चालू करवाई गई और रहवासी क्षेत्र जो गांव है उसके पास में ही ये गांव की सीमा में ही ये फैक्ट्री जो है वो चालू करवाई गई। ये बेरागढ़ जो एक क्षेत्र पड़ता है हरदा में, उसका मगधरा गांव है, उस गांव के अंदर ही ये जो है फैक्ट्री जो है वो शुरू करवाई गई। एक घना आबादी क्षेत्र है और कई परिवार उसमें वहां पर रहते थे। इसी वजह से जो ये विस्फोट है इतना ज्यादा खतरनाक रूप लिया और 11 लोगों के मरने की खबर जो है वो सामने आई। जी बिल्कुल। और विनीत, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत रही होगी, जिसके चलते जब फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द किया जाता है दोबारा से उसे किसकी परमिशन से शुरू किया गया? जी, मैं बता दूं आपको कि बिना मिलीभगत और लापरवाही के इतना बड़ा जो फैक्ट्री है या इतने बड़े उस पर कहीं भी बारूद इकट्ठी नहीं की जा सकती। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी पटाखा फैक्ट्री को कहीं पर लगाया जाता है तो उसमें भी पटाखा फैक्ट्री को जो चालू करने की या चलाने की जो परमिशन दी जाती है उसमें भी जो बारूद है उसकी भी एक सीमा होती है कि इतनी सीमा के अलावा आप उस जगह पर जो है वो बारूद नहीं रख सकते या पटाखों का संग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन इतना बड़ा जो विस्फोट हुआ उसके बाद ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तय बात है कि तय सीमा से अधिक बारूद इस फैक्ट्री में रखा गया होगा। बिल्कुल विनीत। और अभी फिलहाल जिस तरह से घायलों का आंकड़ा बताया जा रहा है 100 को ये पार कर गया है, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, कहां पर इलाज इन घायलों का हो रहा है और क्या कोई ज्यादा गंभीर भी है? मैं बता दूं कि तकरीबन 25 गंभीर मरीजों को इंदौर और भोपाल रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, खंडवा के जो हॉस्पिटल से साथ में हरदा के भी इनको रिजर्व कर दिया गया है। हरदा के इस एक्सीडेंट के बाद में साथ ही 11 लोगों के मरने की खबर है और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि अभी फैक्ट्री के अंदर कितने लोग मौजूद हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आसपास के घरों में कितने लोग वहां पर थे ये भी अभी क्लियर होना बाकी है। जी बिल्कुल विनीत। और जैसे कि बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाका था इसलिए नुकसान ज्यादा हुआ है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए इसके चलते। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि किसी भी तरह का जो ध्यान था फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से नहीं दिया जा रहा था कि अगर आसपास रिहायशी इलाका है तो उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो जाता है। और अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर लगती है तो जाहिर सी बात है अपने आप में ये एक बड़ी चेतावनी थी उन लोगों के लिए कि कभी भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकारियों को अब सतर्कता और कार्य में जो है वो लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनके काम में अगर लापरवाही बरती जाती है तो नीचे से लेके ऊपर तक एक्शन होगा। गुना हादसे के बाद मुख्यमंत्री यादव के द्वारा आरटीओ से लेकर ऊपर तक कमिश्नर तक को हटा दिया गया था। अब ये इतनी बड़ी जो हादसा हुआ जिसमें 11 लोग मर गए तो तय बात है कि जो प्रशासनिक सर्जरी होगी और जिस तरीके से जांच के बाद जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं, तय बात है कि नीचे से लेके ऊपर तक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो है वो इस पर कार्रवाई जरूर करेगी। बिल्कुल, धन्यवाद विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी आगे और जांच होनी है, कार्रवाई होगी जिम्मेदारों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। आपके सीनियर नेताओं के घर ईडी की दबिश, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जगह छापेमारी हुई है। जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के घर रेड, सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर छापेमारी, राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता के घर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जगह छापेमारी की गई है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी का ये एक्शन, जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के घर पर रेड की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जगह छापेमारी की गई है। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर भी छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त, सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर छापेमारी। और लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये उन्हें फंसाने की एक साजिश है जो कि बीजेपी कर रही है। वहीं ईडी लगातार कार्रवाई करती हुई आगे बढ़ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जगह कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई है। शलभ कुमार के घर पर रेड की गई है। दिल्ली जल बोर्ड से ये ताल्लुक रखते हैं और आपके सीनियर नेताओं के घर भी ईडी की दबिश लगातार चल रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग ये मामला है जिसको लेकर 12 जगह ईडी कार्रवाई कर रही है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के घर पर रेड पड़ी है। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर छापेमारी की गई है और आपके सीनियर नेताओं के घर ईडी लगातार दबिश देती हुई दिख रही है। तो 12 जगह जहां पर छापेमारी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला है ये जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के
नेताओं के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। नहीं, ईडी का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। ईडी अपना काम कर रही है, प्रूफ है, जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट में जाके सबूत दीजिएगा, आप छूट जाएंगे, बच जाएंगे। क्यों छुप रहे हैं, क्यों डर रहे हैं ईडी से भाई आप? और आपके इतने बड़े बड़े नेता हैं, जेल में पड़े हुए हैं, अगर इतने साफ सुथरे तो जमानत क्यों नहीं होगी ये उनको? और आपको डर क्यों लग रहा है? क्यों केजरीवाल ने सर्वे कराया है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा या बाहर से चलाऊंगा? उसको मालूम था ना गुनाह किया है, जेल में जाने वाला है, और उस डर से सारा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उससे बचने के लिए सारे नाटक और ड्रामा कर रहे हैं, ये समझ के चल रहे हैं जिसने गुनाह किया है वो बचेगा नहीं, चाहे कितना भी ड्रामा कर ले हो। अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी है तो उसे पूरा हक है अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रोकने का, लेकिन वो तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुन चुन कर किसी को टारगेट किया जाए, ये बहुत गलत हो रहा है इस देश में। इसके पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ था। इतना बायस्ड जो एजेंसियां हैं, आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े नाम हैं, नाम मैं क्या गिनाऊं, आप सभी जानते हैं कि जो कि पहले दूसरी पार्टियों में थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे भाजपा के नेतागण, और जैसे ही वो भाजपा के पाले में आए उनके खिलाफ बोलना भी बंद कर दिया, एजेंसियां भी वहां जाना बंद कर दी। किसी का केस ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी को बिल्कुल पाक साफ घोषित कर दिया गया। तो ऐसा सुबह से ही आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के ठिकाने पर ईडी सुबह से ही रेड कर रही है। आपको बता दें, जल बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये रेड की जा रही है। हम लोग इसका मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के यहाँ पर, जहाँ पर आज सुबह से ही ईडी की टीम 7 बजे से ही पहुंची हुई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस वैभव कुमार के यहाँ पर भी जो है ईडी की टीम सुबह से ही रेड कर रही है। मामले की बात की जाए तो केंद्र एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच कर रही थी, जिसमें जगह ये कार्रवाई चल रही है और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी लगातार एक्शन करती हुई दिख रही है। शलभ कुमार के घर पर रेड की गई है। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं शलभ कुमार, और इसके साथ साथ 12 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। जब आप अन्ना हजारे मूवमेंट में थे तब आप कहते थे पहले इस्तीफा होगा फिर होगी जांच। आज इस्तीफा तो दूर की बात, ना जांच में शामिल हो पाते हैं और इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अगर कुछ मिला ही नहीं, अगर कुछ है ही नहीं, तो कोर्ट में जाकर केस को क्वॉश करवा देना चाहिए। परंतु आज चाहे दवा हो, चाहे दारू हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे लैब टेस्ट हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे शीश महल हो, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी ने लूटा नहीं। तो सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर छापेमारी की गई। वहीं रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। आतिशी ये कह रही हैं कि आखिर ये उन्हें फंसाने की एक कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो डरने की जरूरत क्या है। और वहीं घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। शलभ कुमार के घर रेड की गई है। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं शलभ कुमार, और विभव कुमार के घर पर ईडी की रेड। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार। आपको बता दें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं शलभ कुमार, जिनके यहाँ पर रेड की गई है ईडी की तरफ से। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार, और यहाँ पर भी ईडी ने एक्शन लिया है। तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी का ये एक्शन है। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर एक्शन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है एनडी गुप्ता, इनको भी लेकर जांच चल रही है। ईडी की तरफ से रेड डाली गई है। तो लगातार ये नाम सामने आ रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ और वाराणसी में ईडी की रेड पड़ी है। ये सारे ठिकाने हैं जहां पर ईडी लगातार दबिश दे रही है, कार्रवाई करते हुए दिख रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी का एक्शन काफी तेजी के साथ देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी नेताओं के 12 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है, और ऐसे में कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से कि जो सच है वो सामने आए। और लगातार जल बोर्ड को लेकर भी यहाँ पर ईडी एक्शन में दिख रही है। डीजेबी की टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है, यानी डीजेपी की जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें नियमों को अनदेखा किया गया है। डीजेपी के संबंध में
कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच भी ईडी कर रही है। तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला आखिर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। डीजीपी के अधिकारियों के घर ईडी लगातार रेड कर रही है, यानी टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में लगातार ईडी कार्रवाई करती हुई एनबीसीसी के अधिकारियों की मिली भगत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का इंस्टॉलेशन किया गया है। तो ये भी आरोप लगा है दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में। टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ दिया गया है, यानी किसी विशेष कंपनी को यहां पर लाभ दिया जा रहा है। ये आरोप भी दिल्ली जल बोर्ड पर लगा है। लाभ के एवज में अधिकारियों पर कंपनी से पैसे लेने का आरोप है, यानी कि लाभ दिया गया उसके बाद कंपनी से पैसे भी लिए गए हैं। तो ये तमाम आरोप है जो कि ईडी की तरफ से दिए गए हैं। आज सुबह आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री जो ईडी को एक्सपोज कर रही थी, उससे पहले ईडी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के घर पर आज सुबह से ही 7 बजे से रेड कर रही थी। बात करने के लिए हमारे साथ चीफ स्पोक पर्सन प्रियंका कक्कड़ जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, एक्सपोज करने का मैसेज कल शाम से वायरल हुआ, तो आज सुबह ईडी आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के घर पहुंची। ये ईडी का डर दर्शाता है। देखिए, हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये भाजपा की एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 2 साल में तो एक चवन्नी रिकवर कर नहीं पाई। सारा उनका केस बयानों पे आधारित है, ही सेड शी सेड पे आधारित है। कम से कम बयान तो ठीक से लें। अब बयानों में टैंपरिंग हो रही है, ऑडियो और वीडियो दोनों करना अनिवार्य है, और ऑडियो गायब किया जा रहा है, और लिखित में कोर्ट के समक्ष ईडी कुछ और रख रही है। तो ये बेहद गंभीर मामला है। इस पर ईडी को जवाब देना ही होगा। एक तरफ कथित शराब घोटाले का मामला, दूसरी तरफ अब 38 करोड़ जल बोर्ड का घोटाला। देखिए, हम तो शुरू से ही हमारे ऊपर जांचें हो रही हैं। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आम आदमी पार्टी का नाम आएगा कि सबसे ज़्यादा जांचें आम आदमी पार्टी के ऊपर हुई, पर कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला और हम सब में बरी हो गए। ये लगातार हमारे साथ प्रताड़ना चल रही है। हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा बजट भी हमेशा पॉजिटिव में जाता है, घाटे में नहीं है भाजपा के राज्यों की तरह। क्या लगता है किस वजह से आज ईडी सुबह पहुंची? क्योंकि अगर देखा जाए तो जुलाई 2013 में इस मामले में बात हुई थी 38 करोड़ के घोटाला, तब 16 जगहों पर रेड हुई थी, और अचानक जब ईडी को एक्सपोज करने की बात सामने आई। देखिए, वही हम बता रहे हैं आपको कि हम किसी से ना झुकने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं। हम भगत सिंह जी के अनुयायी हैं। ये हमें ऐसी धमकियों से, अपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से डरा नहीं पाएंगे। हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, इसलिए हमें इनसे डर नहीं लगता। जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, आप लोगों का कहना है कि ईडी का दबाव बनाया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी के आगे की किस तरीके की रणनीति? इस पर हम लोग बैठकर आगे विचार करेंगे। उस पर जो भी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। पर ये तो अब सबको ही दिख रहा है कि ईडी 2 साल में कुछ रिकवर नहीं कर पा रही, अपने बयान बदल रही है, बयानों से ऑडियो गायब कर रही है, सारा केस बयानबाजी पर आधारित है। ऐसे थोड़ी होता है। कल को मैं कह दूं मैंने आपको 5 करोड़ दिया था और फिर आपको फंसा दूं, तो प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। प्रूफ उनके पास है, प्रूफ कुछ है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए थे हमारे साथ चीफ स्पोक पर्सन प्रियंका कक्कड़ जी, जिनका यही कहना है कि बस आम आदमी पार्टी को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से डर में आने वाली नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के रडार पर है। वहीं आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता एमडी गुप्ता, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहां पर दिल्ली जल बोर्ड में 38 करोड़ के घोटाले मामले में सुबह से ही रेड जारी है, जहां पर ईडी के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस बल भी मुस्तैद है। वहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार ईडी को लेकर जहाँ हमलावर है, ईडी को लेकर लगातार भाजपा के ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा के इशारों पर ईडी काम कर रही है। और आज सुबह कल देर शाम जिस तरीके से अतिशी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर ईडी को एक्सपोज करने की बात की थी, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब ईडी के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ईडी को एक्सपोज करने की बात को लेकर भाजपा और ईडी अब जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ईडी जो है भाजपा के इशारों पर काम कर रही है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से डरने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी का आरोप यही है कि ईडी जितने भी छापेमारी कर ले, लेकिन 1 रुपए का भी घोटाला साबित नहीं कर पाई है। वहीं साथ साथ आज सुबह जिस तरीके से अतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरीके से ईडी बयान लेती है तो वहां पे जरूरी होता है कि सीसीटीवी कैमरा और उसकी ऑडियो क्लिपिंग जरूर हो। लेकिन अगर पिछले सबूतों की बात की जाए, जब किसी एक्यूज ने अपनी फाइल जो बयान थे उनको निकलवाया, जो इंटेरोगेशन की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उसमें फुटेज तो थी लेकिन इसमें ऑडियो मौजूद नहीं था। तो इस तरीके का आरोप
आरोप भी ईडी के ऊपर लगाया गया और साफ कहा जा रहा है कि ईडी जो है भाजपा के इशारों पर काम कर रही है और भाजपा द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से दबने वाली नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।